चलो स्टार्ट करें ना। लास्ट क्लास में बर्नौली पढ़ा था। हाँ, मतलब डायनामिक्स में बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो उसका एक वैरायटी बची हुई थी जो मैंने आज कराने के लिए बोला था, बाकी कंप्लीट हो गया था। एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, कल थोड़ा सा एक जगह जी छूट गया। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? P डिवाइड बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस क्या होता है h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक इक्वेशन ये होती है, ये किसके फॉर्म में है? हेड के फॉर्म में ना। एक और बताई थी प्रेशर के फॉर्म में, क्या होती है? P प्लस वी स्क्वायर और क्या होता है बोलो? डिवाइड बाई रो वी स्क्वायर बाई 2, ये होता है प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ पे जी छूट गया है ना, कल शाम में जिनको पढ़ाया था। ठीक, यहाँ पे जी छूट गया था, कट नहीं किया था। ठीक, उसको सही कर लेना। क्लियर रहेगा ना? चलिए एक और वैरायटी देखते हैं। ठीक है, बर्नौली का एप्लीकेशन। ठीक है, बर्नौली का फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक, देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा एप्लीकेशन में, पहला पहला पार्ट बर्नौली का एप्लीकेशन जो है, ठीक है, तो यहाँ पे यूज होगा। आपने देखा हुआ है हेलीकॉप्टर जो है जब उड़ता है, समझ आ रही ना बात? तो हेलीकॉप्टर उड़ता जब है, उसकी ये मान लेते हैं ब्लेड है। ठीक है, ये ब्लेड है हेलीकॉप्टर की। ठीक, ये इस तरह से घूमता है, तो घूमने के बाद क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं? मतलब अपने वजन के बराबर किधर फोर्स लगाता है? ऊपर की तरफ, ऐसा होता है। इसमें भी बर्नौली का यूज है, देखिए कैसे। ठीक है, देखो जब ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या होती है? कम। ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा। तो ऊपर की तरफ जब वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो आपको कल ही पढ़ाया था, अगर कहीं पे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यहां पे ऑलमोस्ट लगभग करीब ऐसा मान सकते हैं वेलोसिटी क्या है? जीरो है ना। तो इसके नीचे जो प्रेशर है वो कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसा होगा? एटमॉस्फेरिक पे वेलोसिटी लगभग कैसी है? जीरो है, और यहां पे प्रेशर कैसा है? एटमॉस्फेरिक। ऊपर वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, तो ऊपर प्रेशर क्या है? कम है। तो ऊपर की तरफ प्रेशर कम है और नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा है, तो किधर उठेगा फोर्स? किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। पहली चीज, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। अब मुझे जानना है यही फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। समझ आ रही ना बात? इस जहाज को उठाने के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो ये ब्लेड है हेलीकॉप्टर का, वो क्या करता है? घूमता है। तो घूमता है तो ऊपर उसके ब्लेड के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। नीचे क्या होती है? कम होती है। वो ऑलमोस्ट कितना मान लिया जाता है? जीरो होता है। तो ऊपर वेलोसिटी कम होने की वजह से प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। प्रेशर ज्यादा, वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी क्या है? ज्यादा, तो प्रेशर क्या होगा? कम। और नीचे क्या है? प्रेशर ज्यादा है। समझ आ रही? तो फोर्स किधर लगेगा? हायर से किधर की तरफ? लोअर की तरफ। तो इसी वजह से जहाज क्या होता है? उड़ता है। तो अब देखिएगा ये जो फोर्स होगा ये कितने के बराबर होगा? चेंज इन प्रेशर ना, इनटू क्या हो जाएगा? एरिया। क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू मुझे जानना है कितनी होगी। समझ आ रही ना बात? तो चलिए, अच्छा ये जो भी फोर्स हो, ये इसके mg से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी तो लिफ्ट होगा जहाज। समझ आ रही ना बात? तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले डेल्टा पी निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? P डिवाइड बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस H1 बराबर, ये फर्स्ट पॉइंट नीचे ले लीजिए और सेकंड पॉइंट इसके
ऊपर ले लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ब्लेड के नीचे फर्स्ट पॉइंट और ब्लेड के ऊपर सेकंड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस H2। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ब्लेड के जस्ट नीचे ये पॉइंट है और ये वाला ब्लेड के जस्ट ऊपर है, तो ये हाइट लगभग कैसी होगी, सेम होगी, तो ये हटा सकते हैं हम। समझ आ रहे ना? ब्लेड के जस्ट नीचे, ब्लेड के जस्ट ऊपर, तो कितने का, बहुत कम का गैप है, तो लगभग ये कैसा होगा, सेम होगा, तो हट जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिएगा ये जो फर्स्ट पॉइंट है, अच्छा फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर कैसा है, हाई है या लो है? वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये वाला जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है। अच्छा, जी भी हटा सकते हो कि नहीं? जी भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ आ रही ना बस? अब इसको इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इसको इधर लेके चले जाओ, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए एक चीज आपको क्लियर पता है, यहां पे ऑलमोस्ट वेलोसिटी क्या है, 0 है। 0 नहीं ले रहा हूं, V1 को होती क्या है, 0 ही होती है, फार्मूला बनाने के लिए इतने पे छोड़ देता हूं। समझ आ रही ना बात? तो ये V1 कौन सी वेलोसिटी है, लो वाली, और V2 कौन सी वेलोसिटी है, ऊपर क्या है वेलोसिटी, ज्यादा है। यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ गया ना? अब देखिए यहां से डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू, निकल आया ना डेल्टा P, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो और क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, एरिया, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स। यही होता है फार्मूला फोर्स का। समझ आ रही ना बात? और जनरली V1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप क्या लेके चलोगे, 0 लेके चलो। क्लियर रहेगा ना? एक मिनट सुन लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर है वो। समझ आ रही ना? जैसे आपने देखा होगा जब हवा बहती है, तेज बहती है हवा, तो आपके गांव के एरिया में जो छप्पर टाइप के छत होते हैं ना, टीन शेड जो होते हैं, वो उड़ जाते हैं। समझ आए? हवा तेज बहने पे, जब हवा तेज बहती है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से बाहर की तरफ प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अंदर की तरफ प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो शेड किधर की तरफ, ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो उसका भी आंसर इसी से दिया जाएगा। समझ पा रहे ना? एक साल नीट में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर रहेगा? समझ गए ना? तो दोनों के लिए ये फार्मूला होगा, कर लीजिए। एक नहीं, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन नीट पे आए। ये फार्मूला याद रहेगा। और V1 ऑलमोस्ट क्या होता है, 0 होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो 0 ले। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, फार्मूला बेस्ड है। ए विंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, V2 दे रखी है, कितने से बह रही है, 40 मीटर पर सेकेंड, ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस। ठीक है, द एरिया ऑफ रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर, एज्यूमिंग दैट प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक। घर के अंदर प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी। फार्मूला क्या है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू एरिया डिवाइड बाई क्या, 2। यही है ना, और कुछ है, यही है ना। अब आप देखिए V1 क्या लोगे आप, 0 लोगे ना। डेंसिटी, डेंसिटी कितना दी हुई है, विंड की डेंसिटी दी हुई है कि नहीं, नहीं दी हुई है। इसको, हाँ एयर की जानते हो कि नहीं, एयर की डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर। यहां पे विंड का क्वेश्चन है ना,
हवा बह रही है ना, तो रो किसका होगा, एयर का, कितना हो जाएगा 1.2, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 का स्क्वायर, एरिया कितना दिया हुआ है 250, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू 2.4 इंटू 10⁵ न्यूटन है, 2.4 इंटू 10⁵ न्यूटन, जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, उसको कर लेते हैं, एनसीईआरटी का है। ये हाउस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें वो छप्पर उड़ जाता है, उससे रिलेटेड। अच्छा, एक चीज और है, इसके ऑप्शन में अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स दिया हुआ है, तो कैसा होगा, अपवर्ड लगता है ना, कैसा होगा अपवर्ड, तो अपवर्ड वाले पे टिक होगा ऑप्शन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, और नहीं लिखे, डेंसिटी एयर की याद रखिएगा 1.2, और वाटर की कितनी 1000 kg पर मीटर, ये दो बातें आपको रट्टा रहनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखिएगा ना, ए फुल्ली लोडेड बीइंग एयरक्राफ्ट हैज ए मास ऑफ इतना, इट्स टोटल विंग एरिया इज इतना, इट इज इन द लेवल फ्लाइट, समझ आ रहा, विथ ए स्पीड ऑफ इतना, मतलब इसका लेवल फ्लाइट मतलब क्या है, जितना इसका ऊपर फोर्स है उतना नीचे है, तो F बराबर है किसके, mg के, समझ आ रहे, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, तो यहां से प्रेशर डिफरेंस निकल आएगा mg डिवाइड बाई एरिया, m की वैल्यू कितना है 3.3 इंटू 10⁵ और g की वैल्यू कितना है 10, और एरिया कितना है 100, अब आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ गए ना, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्लियर है। इसका सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, लिख चुके ना है, अगला एप्लीकेशन देखिएगा, टॉर्सिलिस इक्वेशन, टॉर्सिलिस इक्वेशन, टॉर्सिलिस इक्वेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इस पे काफी टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, टॉर्सिलिस पे इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आपने देखा होगा ट्रेनों में या और जगहों पे चाय बिकती है ना, इस तरह से केतली में चाय भरी होती है ना, यहाँ पे होल होता है, समझ आ रही ना बात, इस होल को ऑरिफिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑरिफिस, और यहाँ पे कुछ भरा हुआ है लिक्विड, ठीक, और यहाँ पे इस तरह से वॉल लगा हुआ है, अगर इसको खोलोगे तो ये क्या करेगा, गिरेगा, तो जब ये लिक्विड यहाँ से गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, वेलोसिटी पूछी जाती है, तो वेलोसिटी जो निकलेगी वो किससे निकलेगी, बर्नौली से निकलेगी, किससे निकलेगी, बर्नौली से, ध्यान से देखिएगा, दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ये 1 और एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए 2, बर्नौली लगाने के लिए दो पॉइंट ले लिया, तो दो पॉइंट लेने के बाद आप क्या करिए, P1 डिवाइड बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस क्या होगा H1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस H2 ना। अब देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये जो पॉइंट 1 है इसके बाहर प्रेशर कौन सा है,
एटमॉस्फेरिक। अच्छा, ये जो पॉइंट 2 लिया है इसके अंदर नहीं लिया, जानते हैं फंस जाते हैं अंदर लेते। अंदर प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बाहर लेने से फायदा क्या हुआ, यहां भी कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक। तो ये एटमॉस्फेरिक और ये भी एटमॉस्फेरिक, ये कट जाएगा है बंद। क्या चीज, ये बर्तन, अरे खुला हुआ मान लो, ठीक है। अगर बंद होता तो थोड़ा मुझे प्रेशर देना पड़ जाएगा, समझ आ रहा है, नहीं दिया हुआ है तो क्या लेके चलेंगे, एटमॉस्फेरिक। यहां तक क्लियर है। अब एकदम चाय पीने बेचने वाले ना बन जाओ यहां तक क्लियर है ना। अब अगले स्टेप में देखिएगा, अगले स्टेप में इसको क्या करते हैं, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी बताइए, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एरिया बहुत बड़ा है, एरिया इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है कि नहीं एरिया। अगर एरिया बहुत बड़ा है तो इस वेलोसिटी के कंपैरिजन में ये वेलोसिटी तो नेग्लिजिबल होगी ना। तो ये वेलोसिटी लगभग क्या है, नेग्लिजिबल है, तो ये भी क्या हो जाएगी, जीरो। अब देखिए H2 को इधर ले आइए तो H1 माइनस H2। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मान लेते हैं कितने के बराबर है, H के बराबर। तो ये H1 माइनस H2 आपको पता चल गया कितने के बराबर हो जाएगा, H के बराबर ना। यही तो है दोनों एंड के बीच का, एक H1 है और दूसरा क्या है, H2 है। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, H के बराबर। तो V2 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2G। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2GH। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2GH। पता चल गई कि नहीं यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। और आप 1D में भी पढ़े हो ये वाली इक्वेशन। यहाँ पे अगर इनिशियली रेस्ट पे पार्टिकल है और यहां से चल के यहाँ पे आता है तो उस वक्त वेलोसिटी कितना होती है, रूट 2GH। क्लियर रहेगा ना, कर लो इसको, इसी को बोल देते हैं टॉरेसिलीस इक्वेशन है। ये बर्नौली इक्वेशन है, यहाँ पे एटमॉस्फियर है, यहाँ भी 0.2 पे एटमॉस्फियर, तो ये प्रेशर हट गया। इस ये एरिया इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम, वेलोसिटी उड़ गई, ठीक है। अब H2 को इधर ले जाओ, H1 माइनस H2, मतलब इस लेवल ये जो हाइट है वो कितनी है, H1 माइनस H2 यही है, समझ गए ना। ये H2 है और ये क्या है, H1 है, तो इसका डिफरेंस यही है। इसको कितना मान लिया, H, यहाँ पे कितना हो गया H, बाकी 2G को। यहाँ तक हो गया, लिख चुके आप हैं। एक चीज में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूं, जैसे ये बर्तन था आपका इस तरह से, अगर होल मैं यहां से कर देता हूं, होल मैं यहां से कर दिया ना, अब पता चला ये वाली हाइट जो है यहां से लिक्विड भरा हुआ है ना, ये वाली हाइट जो है कैपिटल H है, ये वाली हाइट कितना है, कैपिटल H, और ये वाली हाइट कितना है, स्मॉल h, ये वाली हाइट सरफेस से, ये वाली हाइट, ये स्मॉल h है। तो एक बात मुझे बताइए, आप यहाँ पे फॉर्मूले में h कौन सा लेंगे, जहां से होल है ना उससे ऊपर ये हाइट है, उससे कौन सी वाली लेना है, हाँ होल से ऊपर वाली लेना है। ये जो हाइट है ना ये कौन सी है, होल से सरफेस का, समझ आ रहा है। तो होल से सरफेस वाली हाइट आपको लेना है, समझ गए ना है। हाँ, ऊपर से होल तक कह लीजिए या होल से ऊपर तक कह लीजिए, दोनों बात क्या है सेम। उसके नीचे मत ले लीजिएगा, समझ आ रही ना बात, ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर खराब हो जाए। मैं कह रहा हूं ये मतलब होल यहां से ना करके ऊपर कर दिया, तो थोड़े से ऊपर कर देने के बाद आपको कंफ्यूजन हो सकती है, दो हाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो आपको लेना कौन सा है, जहां से होल है उससे ऊपर वाली हाइट लेना है, ये पूरी नहीं लेना है, बस इतना कह रहा हूँ, समझ गए ना। अब इसके आगे हम देखेंगे। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, फिर उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। लिख चुके ना, ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा, बताइए।
ए स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, होल का एरिया दिया हुआ है, एक स्मॉल होल है जिसका एरिया इतना इज प्रेजेंट, देखो ये स्मॉल होल जिसका एरिया आपको दे रखा है, एरिया कितना है 2 mm स्क्वायर, एरिया कितना है 2 mm स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम, ठीक है, ऑफ फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक बीइंग हाइट 2 मीटर, इसकी हाइट कितना है, कितना पानी भरा हुआ है 2 मीटर, तो ये हाइट हो गई 2 मीटर, ठीक, 2 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ, जी की वैल्यू दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दी ओपन होल वुड बी, रेट पूछा है ना, वेलोसिटी का फार्मूला मेरे पास है ना, वेलोसिटी पहले मैं निकाल लेता हूं, यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी v की वैल्यू, तो v के लिए क्या है √2gh, तो √2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितना दी हुई है 2, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, √40 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई आपकी वेलोसिटी। अच्छा हाँ, तो बॉटम पे दिया हुआ है ना, होल कहाँ पे है, बॉटम पे है, समझ आ रहा, तो बॉटम पे है तो ये पूरा 2 मीटर लिया जाए, ठीक है। अब वेलोसिटी आ गई 40 मीटर, √40 मीटर पर सेकेंड, आपको रेट चाहिए ना, तो रेट क्या होता है Q होता है वेलोसिटी इनटू एरिया होता है ना, अरे कल ही तो पढ़ाया कंटिन्यूटी इक्वेशन, वेलोसिटी इनटू एरिया, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसी को तो बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक रेट, इसी को क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, कल भी बताया था क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को कैसे दिखाते हैं क्यू से, वो कितने के बराबर होता है वेलोसिटी इनटू एरिया के, तो अब आप देखिए वेलोसिटी आपकी पता है √40 और एरिया कितना दिया हुआ है 2, और ये कितना हो जाएगा इनटू 10 की पावर -6, बस देखिए कौन सा आंसर आ जाएगा, ए वाला आएगा है, ठीक है, हाँ बोलो क्यों, ये कल पढ़ाया हूं वेलोसिटी इनटू एरिया क्या कहलाता है फ्लो रेट कहलाता है, क्या कहलाता है फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक रेट, और नीचे लाइन भी लिखी हुई थी फ्लो रेट बोलते हैं, एवी को क्या बोलते हैं फ्लो रेट बोलते हैं, हाँ हाँ कांस्टेंट रहता है, हाँ इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ये 40 का रूट जो होगा 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो 6 पॉइंट समथिंग मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग, कौन सा सही हो जाएगा ए वाला, चुके कि नहीं, ठीक देखिएगा, यहां से होल किया और यहां से लिक्विड भरा हुआ था, ये h हाइट है, ये कैपिटल H हाइट है, और ये वाली जो हाइट है ना ये स्मॉल h, ये कितना है स्मॉल h, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से जो वेलोसिटी होती है जिस पे फ्लूइड निकलता है वो कितने के बराबर होती है √2g स्मॉल h होगा, ये हो गया। अब एक चीज मुझे यहाँ पे पूछ सकता है, अगर ये सरफेस है तो यहाँ से लिक्विड निकलने के बाद फ्लूइड निकलने के बाद ये ऐसे गिरेगा ना, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं बन रहा है, कौन सा बन रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट, अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनेगा तो ये आपसे रेंज पूछ सकता है, इसको क्या बोलते हो रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेंज पूछ सकता है। अच्छा अगर आपको रेंज का फार्मूला याद हो, याद है, वो प्रोजेक्टाइल वाला छोड़ दीजिए, ऐसे ही बताइए रेंज, रेंज का जो फार्मूला किससे निकाला था S =
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला था। एक मिनट ध्यान से सुनो, रुक जाओ। एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। तो अगर आप देखोगे एस की जगह पे क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ना। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, वर्टिकल में जी होता है ना, हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं होता, तो ये क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। अब यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता है कितने के बराबर है, तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी इनटू, अच्छा यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को क्या बोलते हो, टी बोलते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे। क्या बोलते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज जो होती है वो वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। वेलोसिटी इनटू क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मुझे पहले क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल के केस में मैं सीधा आपको बता रहा हूं, अगर आपको याद हो, हॉरिजॉन्टल के केस में फार्मूला हुआ करता था प्रोजेक्टाइल मोशन का, ऐसे अगर प्रोजेक्टाइल गिर रहा है और ये हाइट कितने के बराबर है, h के बराबर, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता था t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी हुआ करता था, यही होता था। याद है कुछ, यस सर, पक्का है, यही होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। हाँ हॉरिजॉन्टल जब फेंकते हैं तो ये कितने के बराबर होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h अपॉन जी के बराबर। देख रहे हैं कैसे चेहरा हो गया, ये यहां तक क्लियर है ना। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, तो उस वक्त टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होता है ना। तो एक चीज आप देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे ये वाला फार्मूला आ गया और वेलोसिटी की जगह पे ये आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान रखना, यहां पे अगर ईमानदारी से देखोगे तो ये वाली हाइट कितने के बराबर है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट का जब फार्मूला लिखोगे टी इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला आएगा अंडर रूट 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइड बाई जी, ये फार्मूला होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हाइट जो लेना है वो बॉटम से यहां तक लेनी है, और जब वेलोसिटी की इक्वेशन लिखोगे तो होल से ऊपर तक की हाइट लेनी। ये बात ध्यान रखना है ताकि गलती ना हो, समझ है। अब एक बात मुझे बताइए, पहले इसको कॉपी करिए फिर मैं बताता हूं, ठीक। है, अच्छा रेंज का फॉर्मूला निकाल दें फिर कॉपी करिए ना। रेंज का फार्मूला निकाल देते हैं, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला याद दिलाने के लिए था। रेंज का फार्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वेलोसिटी का फार्मूला अंडर रूट 2 जी एच इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2 एच माइनस स्मॉल एच। अच्छा ये पूरे पे रूट है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जी, इनको साथ कर लो, अंडर रूट सब पे लगा दो, तो 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 2 किधर आ जाएगा बाहर, और जी से जी क्या हो जाएगा कैंसिल, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट, क्या बचेगा h इंटू एच माइनस एच। अब देखिएगा, इसको याद रखने का तरीका एकदम सिंपल है, रेंज इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स h क्या है, ऑरिफिस से या होल से ऊपर की हाइट, सरफेस तक की, और ये कहां तक, नीचे, समझ, होल से ऊपर की हाइट डिवाइड बाय होल से नीचे, होल से ऊपर की हाइट इंटू होल से नीचे की हाइट का रूट इंटू 2 क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। इस तरह से आप याद रख सकते, समझ गए ना। क्या हुआ, एक आंसर दीजिएगा। यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, 2 होल हमने कर दिया है, ठीक है। ये
h हाइट पे है और ये भी h डेप्थ पे है, ये ना, और टोटल हाइट कितने के बराबर है? कैपिटल H के बराबर ना। अब ये बताओ, यहां से लिक्विड निकलेगा और इसकी एक रेंज होगी ना, यहां से लिक्विड निकलेगा, उसकी अपनी एक रेंज होगी, दोनों की रेंज सेम होगी, डिफरेंट होगी, क्या होगी? सबसे पहले मैं एक चीज आपको फील करा देता हूं, यहां से समझिए, यहां पे वो आइडिया आपको लग जाएगा। यहां पे इस कॉन्सेप्ट से देखिएगा, रेंज किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी और किस पे? टाइम पे। अगर इस होल से नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आने पे वेलोसिटी में अगर आप देखोगे तो ये हाइट की वैल्यू है ऊपर वाली, तो नीचे की तरफ आओगे तो h बढ़ेगा, h बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो मतलब नीचे आने पे वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन उसको गिरने के लिए टाइम कम मिल रहा है ना। तो नीचे आने पे वेलोसिटी वाला पोर्शन बढ़ता है, लेकिन टाइम वाला क्या होता है? कम होता है। टाइम वाले में उल्टा है ना, टाइम वाले में कौन सा? अच्छा, अगर नीचे आने पे ऊपर वाली हाइट बढ़ रही है तो ये वाली तो घट रही है ना, समझ आए? तो एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है? घटता है। समझ आ रही ना बात? एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है? हाँ, होल की पोजीशन, होल की पोजीशन अगर नीचे करते हैं ऑरिफिस की, तो नीचे करने पे अगर एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है? घटता है। समझ आ रही ना? तो एक चीज हम समझते हैं कि अगर बीच में अगर ऊपर जाओगे तब तो वेलोसिटी क्या होगी? कम, और टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर बीच में होगा तब दोनों बैलेंस, तो कहीं ना कहीं बीच पे मैक्सिमम होगा, बीच पे क्या होगा? मैक्सिमम। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, इसीलिए मैं फील दिला रहा था, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, सबसे पहले इसका रेंज लिखिए, एक मिनट। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू, बताइएगा। पहले इस वाले होल के लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट वाले के लिए, R1 इज इक्वल टू 2 रूट, क्या होता है? 2 रूट नीचे की हाइट h इंटू बची हुई हाइट, कितना है बची हुई हाइट? h माइनस स्मॉल h। ये आ गई पहले की। दूसरे की लिखिए, इसकी लिखिए R2। R2 क्या होगा? 2 रूट कितने के बराबर होगा? इससे ऊपर की हाइट इंटू इससे नीचे की हाइट कितने के बराबर होगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। दोनों सेम आ रही है कि नहीं? तो अगर जितना बेस से ऊपर पहला होल है, अगर उतना ही सरफेस से नीचे दूसरा होल है, तो दोनों की रेंज क्या होगी? सेम होगी। तो इसलिए इसको क्या कर देंगे? रेंज क्या होगी? सेम। समझ आ रहे? इसको कर लीजिए। चलिए, अगला चीज देखिएगा, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज ना। मैक्सिमम रेंज कहां से मिलेगी? जब होल कहां से करोगे आप? सेंटर से, मतलब एकदम बीच से ऑरिफिस होगा। समझ आ रहे हैं? तो ये कितने के बराबर होगा? कैपिटल H। तो ये कितने के बराबर होगा? ऑरिफिस कितने पे होगा? h/2 पे होगा, और ये h/2 पे। तो रेंज मैक्स का फार्मूला क्या बनेगा बताइए? 2 अंडर रूट ऊपर की हाइट h/2 और नीचे की हाइट, नीचे की हाइट भी कितना होगी? h/2 ना। अच्छा, ये 2 2 कितना होगा? 4, और 4 का रूट कितना होगा? 2। तो इसको 2 से सीधा क्या कर दो? उड़ा दो। तो h² का रूट कितना आएगा? h। तो रेंज मैक्सिमम जो होगी वो जानते हैं कितने के बराबर होगी? ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, मतलब इससे जो आप पानी को दूर तक फेंक सकते हो, वो मैक्सिमम कितना तक फेंक सकते हो? जो इसकी जितनी हाइट तक पानी भरा हो। समझ आ रही ना बात? तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितना आ जाएगी? h।
हो जाएगा? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा और क्लियरिटी ले लीजिए फिर लिखिए, ठीक है? एक क्वेश्चन और देखिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास है सरफेस है और यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है? स्टैंड लगा हुआ है, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 4 मीटर पे है। कितने मीटर पे? 4 मीटर पे। समझ आ रही ना बात? स्टैंड, और इसके ऊपर ये बर्तन रखा हुआ है इस स्टैंड के ऊपर ना, इस स्टैंड के ऊपर बर्तन रखा हुआ है, ठीक? और ये मान लेते हैं ये 10 मीटर है। कितना मीटर है? 10 मीटर, ठीक? अब मैं चाहता हूं इस सेटअप से मैक्सिमम रेंज, इसके वो अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। ये फिर मैं बता रहा हूं, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। ये स्टैंड है, ये क्या है? स्टैंड है। उस स्टैंड पे एक बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर कितना मीटर तक पानी भरा हुआ है? 10 मीटर। अब मैं चाहता हूं इस सेटअप से मैक्सिमम रेंज तक पानी गिरे। कितने रेंज तक? मैक्सिमम रेंज पे जाकर के पानी गिरे। तो होल मुझे कहां पे करना चाहिए? होल कहां पे करना चाहिए? नीचे से जोड़ा जाएगा। कोई सोच सकता है कि यहां से आधे पे, यहां से नहीं, टोटल। टोटल कितना है? 14। तो 14 से आधा कहां पे होगा? 7। तो यहां कहीं मान लेते हैं, यहां कहीं आप होल करोगे 7 मीटर पे, तो ये हाइट कितने के बराबर होगी? 7 मीटर। और ऊपर भी कितना होगा? 7 मीटर। तब जाकर के रेंज क्या होगी? मैक्सिमम। अच्छा, ये जो मैक्सिमम रेंज होगी ये कितने के बराबर? आपको कैलकुलेट करने नहीं जाना है। ये जो 14 मीटर है ना, ये रेंज कितने के बराबर हो जाएगी? 14 मीटर। बस आंसर हो जाएगा। समझ गए ना अब कॉन्सेप्ट? ठीक है। अगर किसी टेबल पे रखा हुआ है तो बेस से लेना है सेंटर। समझ आ रहा? अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दें, थोड़ा दिमाग से सोच लीजिए, आखिरी बात। ये जो टेबल है इसको 10 मीटर का कर दें और 4 मीटर इसके ऊपर पानी हो, तो कहां से मैक्सिमम रेंज मिलेगी? नीचे तो 10 मीटर है। डायग्राम उल्टा कह रहा हूं, उल्टा इसका कर दो। ये 10 मीटर की हाइट है ना, इस पे बर्तन रखा हुआ है जिसमें पानी कितना है? 4 मीटर। कितना है पानी? 4 मीटर। इसमें पानी कितना है? 4 मीटर है। उल्टा कर दिया। अब कहां से मैक्सिमम रेंज लोगे? यहां पे अगर होल करोगे पानी निकलेगा? है? तो इसमें मैक्सिमम रेंज का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम मिल ही नहीं सकती। समझ आ रहा? और मैक्सिमम जो भी रेंज मिलेगी इसके बॉटम से मिलेगी। समझ? लेकिन वो मैक्सिमम रेंज नहीं होगी जो इसके 14 मीटर के। 14 मीटर से क्या मिलेगी? कम मिलेगी। समझ आ रही ना? है? वो रेंज का फार्मूला आपको पता ही है, 2 रूट इसके ऊपर की हाइट इनटू इसके नीचे की हाइट आ जाएगा। समझ आ रहे ना? सिंपल सा है, कोई बहुत लॉजिकल नहीं है। कर ले जाओगे ना? कर लो। चुके कि नहीं आप? ओए, हो गया? एक बार मैं फिर इसमें एक बात बता दे, ध्यान से सुनना। इसमें अगर देखो मैक्सिमम रेंज इसमें क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर रेंज पूछता है तो मैक्सिमम कहां से होगी? यहीं से होगी, क्योंकि जितना ऊपर बढ़ते जाओगे, सेंटर से जितना ऊपर बढ़ोगे, सेंटर से जितना नीचे आओगे, रेंज क्या होती है? अबे सेंटर पे रेंज क्या होती है? मैक्सिमम। सेंटर से जितना ऊपर जाओगे या सेंटर से जितना नीचे जाओगे, रेंज क्या होती है? कम होती है। तो ये पहला पॉइंट है ना जहां से पानी निकल सकता है, तो यहां पे रेंज क्या होगी? मैक्सिमम। अगर निकालना भी पड़ता है तो R इज इक्वल टू क्या होगा? ये वाली हाइट, ये ऊपर ऑरिफिस से, और उससे नीचे ये वाली हाइट, दोनों का R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 रूट इसके ऊपर वाली हाइट इनटू ये वाली हाइट, आ जाएगा आंसर। समझ आ रही ना? तो रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला देखिए और ट्राई करिए। इसमें मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी का भी यूज हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कंटिन्यूटी का।
आपसे क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, पढ़िए। फाइंड द रेंज ऑफ द वाटर, रेंज पूछा है, ठीक है। इसकी हाइट जो दी हुई है ये कितने के बराबर है, 1.25 के बराबर है, और पिस्टन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतने मीटर पर सेकेंड। ये जो पिस्टन है ना, इसके मूविंग वेलोसिटी जो है वो कितना है, 0.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपसे रेंज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, ठीक। तो रेंज निकाल करके दिखाइएगा। अब वो वाला फार्मूले से जुगाड़ नहीं लगेगा जो हमने रटा है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को, रेंज का बेसिक फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम क्या होता है, 2 इनटू क्या होता है, कौन सी हाइट, देखो यही है ना, ये वाली हाइट कौन सी है, अरे यार नहीं समझ आ रहा है क्या है? रेंज के लिए यही हाइट की जरूरत होती है ना, 2h/g, h यही है ना, उसी को उसमें पिछले वाले में क्या था, h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h था, यही तो हाइट है। तो ये कितना हो जाएगी, 1.25 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू कितना होती है, 10 है। 125 नहीं आएगा, थोड़ा सा और कम आएगा, 20 के आसपास आएगी, 20। नहीं निकाल पाओगे, क्या हुआ इसमें, इतनी जल्दी निकल जाता है दिमाग से। ये देखो इसमें कौन सी हाइट होती है टाइम में, यहां भी बताया था, यहाँ पे फिगर बना के कौन सी हाइट होती है, ये वाली ना। तो यही होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से निकल जाएगा कि नहीं, ये हाइट दे रखी है ना, तो कितने 2h/g हो गया, ये तो निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, बचा क्या, वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू वेलोसिटी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है ना। अब वेलोसिटी आपको निकालना, वेलोसिटी ऐसे नहीं मिले, यहां पे पिस्टन की वेलोसिटी कितना दी हुई है, यहां पे वेलोसिटी कितना दी हुई है, देखो 0.25 मीटर पर सेकेंड, इतना दी हुई है, समझ आ रही है। अच्छा 0.25 मीटर, द डायामीटर ऑफ द ट्यूब इज 8 mm एंड 2 mm, तो यहां पे कितना है, 8 mm डायामीटर कितना दी हुई है, डायामीटर कितना दी हुई है, 8 mm, और यहां पे डायामीटर कितना दी हुई है 2 mm ना। अब देखो कंटिन्यूटी लगा सकते हो कि नहीं, यहां पे वेलोसिटी दी हुई है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी निकलेगी कि नहीं, और यूनिट मत बदलना, रीजन क्या है, कट के आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, एरिया डायामीटर से कैसे, फार्मूला याद है, एरिया का फार्मूला रेडियस के फॉर्म में होता है πr², और डायामीटर के फॉर्म में जो होता है π/4d², कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा π/4, और डायामीटर कितना 8 का स्क्वायर ना, इंटू वेलोसिटी कितना 0.25, एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया। इधर क्या होगा, एरिया कितना होगा π/4, डायामीटर कितना 2 का स्क्वायर, इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगी v, यही निकालना है, π/4 क्या कैंसिल, ये 64 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा है 16, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड ना, कितना आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आ गई कितना 4 मीटर पर सेकेंड। बस यहाँ पे रख दो 4, और यहाँ जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा है 1.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, हाँ 2.5, 2.5 डिवाइड बाई 10 है, पॉइंट हटा करके नीचे 100 कर लो, 25/100, 25 का रूट 5 और 100 का कितना 10, 5 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा, बस आंसर हो।
हो गया। चलो अब देखो वेंचुरी मीटर, हेडिंग डालो वेंचुरी मीटर। इसका थर्ड एप्लीकेशन क्या है? वेंचुरी मीटर। वेंचुरी ठीक है। पहली चीज ये क्या मेजर करता है? वेलोसिटी ना। अच्छा एक बात आप पढ़ चुके हो, वेलोसिटी को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाता है? फ्लो रेट। क्या बन जाता है? फ्लो रेट। तो आप कह सकते हो ये क्या मेजर करता है? फ्लो रेट। फ्लो रेट, वेलोसिटी या फ्लो रेट मेजर करने का जुगाड़ है वेंचुरी मीटर। कैसा होता है वो देखते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैनोमीटर लगा होता है। ठीक है, ये मैनोमीटर लगा होता है। इधर देखना कैसे मेजर करेंगे हम वेलोसिटी। ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है और यहाँ पे कौन सी पोजीशन है? सेकंड। इन दोनों पे बर्नौली लगा सकते हो। अगर इसके अंदर मैनोमीटर फ्लूइड होता तो किस तरफ इसका शुरुआत में ये दोनों लेवल बराबर होता ना, लेकिन पाइप से कनेक्ट करने के बाद किस जगह पे उठा होगा और किस तरफ नीचे होगा लेवल? बताइए। है किधर की तरफ ये लेवल डाउन होगा और किधर की तरफ ये उठा हुआ होगा? यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। तो इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, तो इधर दबा होगा और इधर उठा हुआ होगा। समझ आए? और इसके बीच का मान लेते हैं हाइट का जो डिफरेंस है, वो मान लेते हैं डिफरेंस कितने के बराबर है? एच के बराबर। कितने के बराबर है? एच के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखिए, इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, बर्नौली इक्वेशन इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। बस एक फार्मूला मैं बता देता हूं, वो आपको याद रहेगा, आपका काम हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? वो फार्मूला आपके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, वो वाला फार्मूला याद है? एक मिनट देखो कैसे याद रहा। एक मिनट, ऑरिफिस वाला फार्मूला याद है? वो उसका ऑरिफिस कह रहा हूं, टॉरिसली वाला क्या था? V इज इक्वल टू √2GH। देखो जुगाड़ से मैं बता रहा हूं कैसे याद रखना। 1 माइनस स्मॉल एरिया डिवाइड बाई कैपिटल एरिया का होल स्क्वायर, इतना होता है फॉर्मूला। समझ आ रही ना बात? अब देखना, अगर उसके लिए टॉरिसली के लिए लिखते हो, तो टॉरिसली के लिए जब आप लिखते हो तो टॉरिसली को थोड़ा देखिएगा। टॉरिसली में क्या कॉन्सेप्ट होता है? टॉरिसली के कॉन्सेप्ट में ये जो देखो, इसका एरिया और इसका एरिया, इसके एरिया के कंपैरिजन में ये एरिया क्या होता है? यहां भी दो एरिया है, ये वाला क्या होता है? नेग्लिजिबल। मतलब स्मॉल ए क्या है? नेग्लिजिबल। और इसके कंपैरिजन में ना, तो अगर स्मॉल ए नेग्लिजिबल है तो देखिए वही फार्मूला बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर स्मॉल ए नेग्लिजिबल है तो नीचे क्या है? कैपिटल ए। तो ये लगभग क्या हो जाएगा? जीरो। टॉरिसली आ जाएगी। समझ आ रही ना बात? और अगर इसमें ऐसा कर देते हैं, ये कंपेरेबल है ना इसका एरिया इसके कंपैरिजन में। समझ आए? तो कंपेरेबल होने की वजह से ये वाली चीज आती है। बस इस तरह से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। अगर आपको वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एरिया से, तो आपको क्या मिल जाता है? फ्लो रेट। इसीलिए इसको बोला जाता है वेंचुरी मीटर। किस काम आता है? फ्लो रेट मेजर करने का। और एक बात बताऊं, रुक जाइए छाप लीजिएगा अभी। एच क्या है? मैनोमीटर। एच क्या है? मैनोमीटर फ्लूइड। ये जो मैनोमीटर की लेवल है ना, उसके बीच में डिफरेंस है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? एक चीज और बताऊं, एक और फार्मूला बना सकते हैं आप।
प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, रो जी एच होता है ना। अच्छा यहां पे क्या चीज लिखी हुई है, जी एच ना, तो जी एच को साइड करिए, जी एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई रो। तो आप प्रेशर डिफरेंस के भी फॉर्म में ये इक्वेशन लिख सकते हैं। नहीं समझ आई बात, जहां पे जी एच लिखा हुआ है ना वहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बाई रो आ जाए, तो ये उसके फॉर्म में आ जाएगा फॉर्मूला। तो दो तरह से बन सकते, बस ये फॉर्मूला याद रहे आपका काम हो जाए। ठीक है, कर लीजिए इसको। चलो हो गया है, लिख चुके आप, हेडिंग डालिए सरफेस टेंशन। वेंचुरीमीटर किस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे, बर्नौली। मैंने डेरिवेशन नहीं कराया, 1 2 यही हिंट कर रहा है, दो पॉइंट्स के बीच में बर्नौली लगा करके फिर ये इक्वेशन आती है, बर्नौली और कंटिन्यूटी का यूज करके। समझ आ रही ना बात। चलो बर्नौली के 3 एप्लीकेशन मैंने पढ़ा दिए, तीनों जो थे। अब देखिएगा सरफेस टेंशन, आपको कुछ आइडिया है सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन ना, दो चीजें होती है। सबसे पहले आप समझिए कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, और एक होता है एडहेसिव फोर्स। जानते हैं क्या होता है कोहेसिव, सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, एडहेसिव। और अगर सिमिलर हो तो उसे क्या बोलते हैं, कोहेसिव। तो सरफेस टेंशन इसकी देन होती है, इसकी कोहेसिव फोर्स की वजह से ना। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, अगर कोहेसिव फोर्स कम होगा तो सरफेस टेंशन कम होगा। अब देखिए सरफेस टेंशन दो बेसिस पे डिफाइंड है और दो पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ आ रहा है। और एक गलती हमसे हो सकती है, वो गलती सही कर लेंगे तो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं सरफेस टेंशन। एक डेफिनेशन इसकी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं सरफेस टेंशन ना। और दूसरी डेफिनेशन इसकी है, दूसरी डेफिनेशन इसकी है एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अगर ना यकीन हो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। अगर इसकी यूनिट निकालोगे, एनर्जी क्या होता है, जूल, जूल पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जूल को ओपन करोगे तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर और मीटर स्क्वायर। एक मीटर कैंसिल, न्यूटन पर मीटर ये भी आ रहा है, न्यूटन पर मीटर ये भी आ रहा है। समझ आ रहा है। तो दो बेसिस में हमारा सरफेस टेंशन डिफाइंड होता है। थोड़ा सा मैं फील के लिए बताऊं, ध्यान से सुनना। ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ये कैसे दिखाई देता है और कब दिखता है, इसको देखिएगा। सरफेस टेंशन पहली चीज, जैसे बलून है और बलून को आप फुला दीजिए सरफेस को, तो उसकी जो सरफेस होती है ऐसे स्ट्रेच टाइप की होती है। कैसी होती है, हाईली स्ट्रेच्ड होती है ना। उसी तरह से वाटर सरफेस होती है। कभी एक पिन लीजिए जो बाल में लगाते नहीं है, वो पिन टाइप की होती है, ठीक है। उसको पानी की सरफेस पे रख दीजिए, वो देखेंगे नहीं डूबेगा। समझ आ रही ना बात। वो जो पिन बालों में लगाते हैं, पतली कोई चीज हो या ऐसे लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं, गांव में नीम का पेड़ होता है, उसके टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को उठा करके ऐसे पानी में डालो तो वो नहीं डूबेगा। अगर वर्टिकल डालोगे तो डूब जाएगा। तो अगर वर्टिकल डालने पे डूब जाएगा, तो मैंने बताया ना एकदम बलून के जैसे, बलून पे वर्टिकल सुई लगाओ फट जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हॉरिजेंटली रखो तो वही नीडल बलून की सरफेस पे रखी रहेगी। नहीं समझ आ रही बात, बलून की सरफेस पे क्या रहेगी, वही सुई।
निडल क्या रहेगी, रखी रहेगी। कब, जब हॉरिजेंटली रखोगे, जब वर्टिकली रख दोगे तो बलून क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो सरफेस टेंशन एकदम बलून की सरफेस के जैसा होता है जो वाटर की लेयर पे एग्जिस्ट करता है। इस पे एग्जिस्ट करता है वाटर की लेयर। इसीलिए मच्छर क्या होते हैं ना, उसके क्या कहते हैं, पानी की सरफेस पे तैर लेते हैं। क्यों तैर लेते हैं, पानी की सरफेस पे मच्छर तैरता है, समझ है। तो पानी की सरफेस पे मच्छर अगर तैर लेता है, अगर आप क्या करें, गांव में जब मच्छर बहुत ज्यादा लगने लगते हैं तो तालाब में केरोसिन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, केरोसिन। केरोसिन डालने की वजह से सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब वो जो मेम्ब्रेन उसके ऊपर है ना, वो कमजोर हो जाती है। तो जैसे ही मच्छर बैठता है वो अंदर चला जाता है। समझ आ रही ना बात है। केरोसिन सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, घटा देता है। तो सरफेस टेंशन जो है एक तरह से पानी की सरफेस पे एक स्ट्रेच्ड कैसी है, मेम्ब्रेन है। क्या है, मेम्ब्रेन है। वो जो क्या कहता है, मतलब हल्की चीजों को उस सरफेस पे क्या कर ले जाता है, रोक ले जाता है। अब आपको एक बात पता चल, अगर कोई चीज वजनदार हो, जैसे ये पेन है, पानी की सरफेस पे रखो तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो अब डूब जाएगी ना, जब पानी के अंदर ये जाना शुरू होगी तब इस पे अपवर्ड फोर्स बायंसी आता है। ये जो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है ये सरफेस पे ही है, अंदर जाने के बाद बायंसी शुरू होगा ना। तो आपको पता है अगर पिन रुकी थी इसकी सरफेस पे, पानी की सरफेस पे, तो किसकी वजह से रुकी थी, सरफेस टेंशन की वजह से, ना कि बायंसी की वजह से। मतलब चीजें रुक सकती है सरफेस पे, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह। उसके बाद जब कहानी शुरू होगी अंदर की, तब बायंसी शुरू होता है। तो बायंसी तो हम पढ़ चुके हैं, समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो सरफेस टेंशन जो होता है, थोड़ा सा मैं फील के लिए आपको बताऊं कैसे होता है, थोड़ा फील करिएगा। मान लेते हैं एक कंटेनर में वाटर भरा हुआ है ना, एक मिनट सुनिएगा। एक कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ है, यहां पे एक मॉलिक्यूल चूज करिए, यहां पे एक मॉलिक्यूल लिया। अच्छा, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर सेम है, जितने पार्टिकल इधर है उतने पार्टिकल इधर है। तो मतलब इस पे नेट फोर्स कैसा होगा, जीरो होगा। इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। लेकिन एक यहां पे है, एक यहां पे है मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे। अब इसके पास नीचे से कौन खींच रहा है, वाटर, और ऊपर से कौन खींच रहा है, एयर। नीचे से कौन खींच रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, मास की वजह से। तो नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और ऊपर की तरफ कौन लगा रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स। आपने पहले से ही पढ़ रखा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से खींचते हैं एज कंपेयर टू एयर के मॉलिक्यूल। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किस में होता है, सॉलिड में, फिर किस में होता है, लिक्विड में, फिर किस में होता है, गैस में। तो ऊपर से कौन खींच रहा है, एयर, और नीचे से कौन खींच रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल। तो कौन ज्यादा ताकतवर, कौन ज्यादा ताकत से खींचेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा ताकत से खींचेगा। तो ज्यादा ताकत से अगर खींचेगा तो ये किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो इसकी लेयर को ऐसी सीधे क्यों दिखती है, ग्लास में लेयर ऐसी क्यों नहीं दिखती, ऐसे क्यों नहीं दिखती, ऐसे सीधी क्यों दिखती है, इस तरह से फ्लैट। ग्लास में पानी भरा हो तो एकदम सरफेस कैसी दिखती है, फ्लैट दिखती है। अगर नीचे वाला फोर्स ज्यादा था ना तो उसकी सरफेस को कर्व हो जाना चाहिए, समझ आ रहा है। तो अगर कर्व हो जा रहा है तो ये कर्व हो जाने का रीजन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये पेपर है, गिर न जाए मोबाइल, मैं मोबाइल से नहीं बताता, ऐसे बताता हूं, ठीक है। ऐसे देखो, अगर फोर्स ज्यादा लगता तो ऐसे हो जाना चाहिए, नीचे की तरफ ऐसे सरफेस होना। अगर सीधे ही है तो क्यों है, सरफेस सीधी क्यों हुई, किसी ने ऐसे खींचा होगा ना, हमने नहीं, मतलब ऊपर वाले ने वो नेचर दे रखा है। तो ऊपर वाले ने ऐसा खींचा होगा तो ये मेम्ब्रेन बन गई। क्या बन गई, मेम्ब्रेन। यही क्या करती है, उसको, निडल को क्या कर देती है, रोक देती है। और इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अच्छा, इसको सीधा करने में क्या खर्च होगा, एनर्जी। और किसको मेंटेन किया है मैंने, एरिया को, इसको ही, सरफेस को ही तो मेंटेन किया है। तो एनर्जी खर्च हुई किसमें, एरिया को मेंटेन करने में। इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। क्लियर रहेगा ना। चलो अगली बात, ये वाली कहानी कब आएगी, जैसे वो क्या कहते हैं, पानी की सरफेस है, अरे पानी की सरफेस है, और पानी की सरफेस पे क्या रख दिया मैंने, निडल रख दिया। क्या रख दिया, पानी की सरफेस पे मैंने
ये पानी की सरफेस थी और इसके ऊपर क्या रख दिया, नीडल रख दिया, ऐसे नीडल रख दिया, ये पानी की सरफेस पे ये नीडल ऐसे रख दिया, समझ आ रही ना। तो नीडल रखने के बाद अब आप देखिएगा थोड़ा सा इसका ये वाला पिक्चर ऐसे मैं बना देता हूं, ये ऐसे गोल सा है, ये पानी की लेयर ऐसे होगी ना, और इस पे ये रखी हुई है नीडल, ये जो नीडल रेड कलर उल्टा बन गया, चलो ये नीडल रखी हुई है ना। अब क्या होगा, अच्छा इस नीडल को क्या मतलब इस नीडल के साथ क्या होगा, इधर वाले जो चीजें हैं इधर वाली वो किधर खींचना चाहेंगी, नीडल को अपनी तरफ खींचना चाहेंगी, इधर की तरफ, समझ आ रही है। और जो उधर वाला हिस्सा है ना वो वाले किधर, अच्छा एक चीज आप समझो, ये कैसा बिहेव करती है, वाटर की सरफेस कैसा बिहेव करती है, जैसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जैसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो ऐसे सोचो, ये ऐसे है ना तो स्ट्रेच फील करेगा ऐसे ना, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो यही फोर्स एक तरफ का डिवाइड बाय लेंथ, ये भी क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। हाँ, तो यही फोर्स क्या, यही फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन कहलाएगा। समझ, जब ये लेयर महसूस करेगी ना, मतलब इसकी लेयर महसूस करेगी ना, तो ये भी उसी के साथ, क्योंकि ये उसके साथ क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, जब ये वाली चीज मान लेते हैं यही पिन है और मेरी ये सरफेस है, जब इस पे रख दोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे जुड़ गया है, ये इससे क्या हो गया, जुड़ गया। जब मेरा हाथ खींचेगा ना तो साथ साथ में ये भी खींचेगा, ऐसे फील करो जैसे ये चद्दर वाला नेचर है, हाथ एग्जैक्ट ना फील करो, चद्दर वाला नेचर, चद्दर लूज होता है ना, थोड़ा सा कैसा होता है, लूज होता है, उसके अंदर इस पेन को रख दो, चद्दर के ऊपर पेन को रख दो, चद्दर के ऊपर पेन को रखोगे ना जब चद्दर के ऊपर, तो ऐसे थोड़ा सा क्या बना देगी, ऐसे इस तरह से देखना ध्यान से, इसका मैं इस तरह से पिक्चर बनाता हूं तो थोड़ा सा ज्यादा आपको फील आ जाए। ये सरफेस टेंशन थोड़ा सा टफ होता है समझना, ध्यान से देखना, ऐसे नहीं बन जाएगी, ये ऐसे अंदर है, ये समझ आ रहे, तो ऐसे बन जाएगी। तो आप जब ऐसे ये वाली चीज महसूस करेगी ना तो कहीं ना कहीं ये भी महसूस करेगा वो चीज, समझ आ रही ना, क्योंकि उसी से क्या है, मतलब जुड़ा हुआ है, कैसा है, जुड़ा हुआ है। तो समझ आया, तो एक डेफिनेशन इस पे है फोर्स पर यूनिट लेंथ पे, और एक डेफिनेशन किस पे है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पे। इन्हीं दो पार्ट पे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ आया। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस, अच्छा एक चीज और, थोड़ा एनर्जी वाला फील कर लीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा ये बताओ, यहां पे इस मॉलिक्यूल के पास, इस मॉलिक्यूल के पास नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है, ऊपर की तरफ कम है, तो जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर चल दे, ऐसा क्यों होता है। एक चीज मैं आपको फिजिक्स का रूल बता चुका हूं, मैंने बताया है कि ये हमेशा होता है, हर कोई मिनिमम एनर्जी की स्टेट में जाना चाहता है, किधर जाना चाहता है, मिनिमम एनर्जी की स्टेट में जाना। तो अगर हर कोई मिनिमम एनर्जी की स्टेट में जाना चाहता है तो ये मॉलिक्यूल किधर जाएगा, नीचे की तरफ। तो इससे पता चलता है सरफेस पे हायर एनर्जी होती है, अंदर लोअर एनर्जी होती है। पानी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे होती है, सरफेस पे होती है, और इसके अंदर क्या होती है, कम, क्योंकि कोई भी चीज किस तरफ जाना चाहता है, जिस तरफ एनर्जी क्या हो, कम हो। तो इधर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है ना, तो जिस तरफ नेट फोर्स लग रहा है, अच्छा ये हम तो नहीं लगा रहे ना, नेचर लगा, तो नेचर हमेशा किधर ले जाता है, मिनिमम एनर्जी की तरफ। तो ये मिनिमम एनर्जी की तरफ जाना चाहेगा, तो मिनिमम एनर्जी की तरफ जाना मतलब अगर पानी की लेयर मेंटेन रहती है ना, तो पानी की लेयर स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, डायनामिक है। जैसे मॉलिक्यूल ऊपर गया सरफेस पे, वो अगला ये वाला नीचे चला जाएगा, अगला वाला ऊपर चला जाएगा, ये लगातार कंटिन्यूअस क्या रहता है, मेंटेन रहता है, तभी पानी की लेयर क्या रहती है, मेंटेन रहती है। नहीं समझ पाया, क्लियर है ना। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होता है, ये जो लेयर ऐसे रुकी हुई होती है, ये कैसा इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक होता है। कैसा होता है, डायनामिक होता है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आना चाह रहा है तो इसका मतलब नीचे की तरफ एनर्जी क्या है, कम है, और सरफेस पे एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सरफेस पे क्या होती है, एनर्जी, और वही एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन का। तो इसीलिए एनर्जी ज्यादा कहां पे है, सरफेस पे। वही सरफेस क्या है, स्ट्रेच फील करती है, और वही उसको क्या करती है, पिन को क्या करती है, रोकती है।
तो कुछ बातें लिख लीजिए। पहली चीज, सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है? सिर्फ किसकी वजह से? कोहेसिव फोर्स की वजह से। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, ये बात लिख लीजिएगा। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। और फिर इसके बाद लिख लीजिएगा सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा, इनवर्स रिलेशन होता है। लिख लो, टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। एक बात और लिखिएगा, surface tension depends on impurities. Surface tension depends on impurities. Impurities ना, impurity पे डिपेंड करता है सरफेस टेंशन। impurity मीन्स जैसे डिटर्जेंट हो गया, डिटर्जेंट मिला देना, डिटर्जेंट मिलाने से क्या होता है? सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है? पानी अंदर कपड़े के घुस जाता है तो साफ हो जाता है। समझ आ रहा? मतलब जैसे कपड़ा क्या होता है? पैक्ड होता है ना, उसका धागा पैक्ड होता है, तो उसकी पैकिंग के बीच में गैपिंग ला देता है सर। मतलब ये डिटर्जेंट डालने से क्या होता है? सरफेस टेंशन पानी का क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो पानी उसकी गैपिंग के अंदर घुस जाता है, तो कपड़ा अच्छा साफ हो जाता है। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? तो डिटर्जेंट से या डिटर्जेंट को क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी। अच्छा, जैसे क्या कहते हैं, तालाब में मच्छर होते हैं, तालाब के ऊपर रहते हैं बैठे हुए मच्छर, तो अगर उनको मारना है तो क्या करते हैं हम? उसके अंदर केरोसिन डाल देते हैं। तो केरोसिन भी क्या है? इम्प्योरिटी है। केरोसिन भी क्या है? इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी मतलब कोई एक्सटर्नल चीज ऐड करते हैं इसलिए, ताकि सरफेस टेंशन क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। ठीक है। हाँ, एक चीज अगर आपको टेम्परेचर वाली भूल जाती है ना, एक मिनट, टेम्परेचर वाली भूल जाती है, तो आपने देखा होगा गर्म पानी भी करते हैं कभी कभी कपड़े धुलने के लिए ना, ताकि आसानी से साफ हो जाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ठंडक से बचने के लिए गर्म पानी किस लिए किया जाता है? ताकि कपड़ा अच्छे से साफ हो जाए, गर्म पानी में धुलने के लिए। तो गर्म पानी इसलिए करते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो जाता है। समझ आ रही ना बात? हाँ, तो इससे आपको याद रहेगा। समझ आ रही ना? चलो, ये वर्ड्स हो गए, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट बातें बताई है। सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इम्प्योरिटी बढ़ाने पे भी, इम्प्योरिटी ऐड करने पे भी सरफेस टेंशन घटता है। समझ आ रही? यहां तक हो जाने के बाद चलो, क्या? हाँ, थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ओए इधर देखो, एक क्वेश्चन आप जवाब दीजिए। मैं यहां से आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं इस रॉड को उठाना चाहूं अपनी तरफ से फोर्स लगा करके, ये एफ एक्सटर्नल है ना, तो कितना फोर्स लगेगा इस रॉड? जैसे ये रॉड थी, ये पानी की सरफेस थी, इस पे रख दिया है ना, अब ये पानी से एकदम जुड़ जाएगी ना। अब जुड़ने के बाद मैंने इसको उठाने की कोशिश की, तो उठाने की जब कोशिश करूंगा मैं, तो कितना फोर्स मुझे जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले, हाँ, mg से ज्यादा होगा। सबसे पहले mg तो चाहिए ही होगा, mg ना, सरफेस से उठाने के। अब देखना एक गजब की चीज, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन काम करेगा किधर? काम करेगा दो लेयर बन करके,
एक चीज आप समझिए, किधर आप उठाना चाहते हैं? ऊपर की तरफ। किस तरफ उठाना चाहते हैं? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ अगर आप उठाना चाहते हैं तो इसको, ये सरफेस टेंशन जो है, इसको किधर की तरफ खींचने लगेगा? नीचे की तरफ। किस तरफ खींचने लगेगा? नीचे की तरफ। ऐसे खींचने लगेगा और आपके फोर्स का क्या करने लगेगा? अपोज करने लगेगा। और आपको बताऊं, थोड़ा सा फील करिए ताकि एक एक वर्ड आपको फील आए। ध्यान से देखना, ये गोल सा वायर हो गया, ऐसे रखा हुआ है, और ये हो गई लेयर। जब आपने रखा था ऐसे ना, जब आपने रखा था ऐसे ना, रॉड को ऐसे रखा था, तब जानते हैं सरफेस टेंशन किधर था? mg नीचे लग रहा था, सरफेस टेंशन ऊपर लग रहा था रोकने के लिए। समझ आ रही ना बात? इसका गजब का बिहेवियर है। जब ये इसको रखा ना लेयर पे, तो इसने इसको क्या किया? संभाला, रोका। समझ आ? mg को रोका, तो mg को बैलेंस किसने किया था? सरफेस टेंशन। देखिए, बायंसी तो नीचे की कहानी है, कौन रोक रहा है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन अभी किधर लग रहा था? ऊपर लग रहा था। ये सरफेस टेंशन को मान लेते हैं टी से दिखाते हैं, कहीं कहीं पे एस से लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है सरफेस टेंशन ही। तो सरफेस टेंशन इधर लग रहा था, ऊपर की तरफ ना। तो कितना लग रहा था? 2t मान लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा और फील करिएगा। पहले लाइट रॉड रखा, वो भी रुक गई। उससे ज्यादा वजन किया, वो भी रुक गई। और ज्यादा वजन किया, वो भी रुक गई। अब इससे ज्यादा बढ़ाया तो डूब जाए। इसका मतलब ये मैक्सिमम दब चुकी है लेयर। क्या है? मैक्सिमम। और जब ये मैक्सिमम दब चुकी होगी तो सरफेस टेंशन पूरा पूरा सीधा हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? जैसे पहले हल्का रखा तो थोड़ा सा दबा, और ज्यादा रखा और दबा, और ज्यादा रखा वजन और दबा। अगर उससे ज्यादा रख दिया तो डूब जाएगा ना। तो आखिरी लिमिट पे क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन जो ऐसे था ना, फिर धीरे धीरे वो क्या हो रहा है? घटते घटते। अच्छा, पहले केस में हल्का है तो सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा है, कम लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? और वजन बढ़ा दिया तो सरफेस टेंशन ऐसे हो जाएगा, ऐसे लगेगा। फिर और वजन बढ़ा दिया तो सरफेस टेंशन ऐसे सीधा हो जाएगा। समझ आया? अब इससे ज्यादा बढ़ाया तो क्या कर जाएगा? डूब जाएगा वजन। नहीं समझ आ रही बात? तो इस केस में ये मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। अब देखिए, ये 2t किधर लग रहा था? ऊपर। अब ये 2t किस में लगने लगा? नीचे। तो प्लस क्या हो जाएगा? 2t। रहेगा सेम, कंपोनेंट बढ़ रहा है। एक मिनट ध्यान से सुनो, इसमें पिक्चर में दिखा रहा हूं। जब हल्का था, जब हल्का था ना ये, तब ऐसे लग रहा था टेंशन ना। जब और बढ़ाया तो ये एंगल क्या हो गया? एंगल क्या हो रहा है? ये एंगल क्या हो रहा है एक हिसाब से? बेसिकली इसका कंपोनेंट जो था पहले कम था, इसमें कम आ रहा था ना वर्टिकल में। ये पहली सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में इसका कंपोनेंट mg को रोकने कम आ रहा है ना। अरे वजन कम होने की वजह से फोर्स कम लगेगा ना। फोर्स कम लगेगा तो कम कंपोनेंट आएगा। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, कंपोनेंट टेंशन का क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। जब मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा? सीधा। तो हम मैक्सिमम कंडीशन में बता रहे हैं ये। तो मैक्सिमम जो फोर्स लगता है वो कितने के बराबर? F। और वो F कितना रिक्वायर्ड होगा? 2t प्लस mg के बराबर। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? कर ले जाओगे? कर लो इसको। रुक जाओगे एक मिनट। ये सरफेस टेंशन लिखा है, फोर्स लिखना है ना। ये 2t क्या है यार? सरफेस टेंशन है ना। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? अरे यार, सरफेस टेंशन क्या होता है? टी। सरफेस टेंशन टी होता है ना। ये क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी इंटू लेंथ। तो ये 2t लग रहा है ना, टी के बजाय कितना लग रहा है? 2t इंटू क्या? लेंथ। अब फोर्स होगा ना। समझ पा रहे हो ना? ये किस चीज की? ये तो बस फील करा रहा था, समझा रहा था मैं। ऐसे पिक्चर बना के लिख लीजिए। मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड, ऐसे लिख लीजिएगा क्वेश्चन करके। मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल दी क्या? पिन या नीडल।
फ्रॉम दी वाटर सरफेस है। हाँ जाने भी। हो गया। चलो अगला देखो, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी का अगर आपसे पूछता है, ये वाटर थी, वाटर सरफेस, नदी वदी थी कुछ ऐसे, और इसके ऊपर एक रिंग है, ये रिंग है, ये क्या चीज है, रिंग ना, ये रिंग है। रिंग नदी के मतलब ऐसे पानी है, और पानी के ऊपर क्या रखी हुई है, रिंग रखी हुई है, तैर रही है। अगर इस रिंग को मुझे खींच करके निकालना हो तो एफ एक्सटर्नल कितना लगेगा, बताइए। कितना मैं फोर्स लगा के मतलब लगाऊं जिससे ये रिंग क्या हो जाए, खींच जाए, तो एफ एक्सटर्नल कितने के बराबर होगा, पिछले जैसा, फिर बताइए। mg तो रहेगा ही ना, प्लस, अब देखिए सबसे पहले ये रिंग जो है ऐसे पानी के अंदर होगी गोल गोल ना, तो एक बात मैं बताऊं, रिंग ऐसे होगी ना, तो इसको रोकने के लिए एक इधर से सरफेस टेंशन होगा और एक इधर से होगा, दो होगा, तो टी नहीं होगा बल्कि कितना होगा, 2t। कितना होगा, 2t इंटू लेंथ। अच्छा इसकी लेंथ कितना होती है रिंग की, कितना होती है, 2 पाई। अगर रेडियस कितना है r, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r। हो गया आंसर। कितना फोर्स की जरूरत होगी, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, कितना फोर्स की जरूरत होगी उस पिन को सरफेस से उठाने के लिए, तो यही क्वेश्चन है, अगर रिंग होती पिन की जगह पे तो इसको उठाने के लिए कितना फोर्स की जरूरत होगी, तो ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स, mg। mg तो होगा ना रिंग का वजन नीचे, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये सरफेस टेंशन क्या करेगा, सरफेस टेंशन किधर लगने लगेगा बताइए, नीचे की तरफ लगने लगेगा ना, पिछले वाले कॉन्सेप्ट से सोचिए, किधर लगने लगेगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लगने लगेगा तो ये सरफेस टेंशन रोकेगा ना, तो सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है ना, क्या चाहिए मुझे, ये सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो कितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये कितना लग रहा है, टेंशन इंटू लेंथ ना। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन इंटू लेंथ। तो टेंशन की जगह पे टी और लेंथ की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 पाई r। अब आप सोचोगे ये 2 क्यों लिया ना, इसका फील के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पिछले में भी 2 लिया था, क्योंकि दो टेंशन थे ना, वायर को दोनों तरफ से खींचा जा रहा था ना, इधर से भी और इधर से भी। अब अगली कहानी सुनिएगा और फील करिएगा, यही मेन दिक्कत है जो आपके क्वेश्चन गलत करवा सकते हैं, उसको अगर समझ गए तो आपका काम हो जाए। अगर ये डिस्क होती तब, थोड़ा सा फील करिएगा, अगर डिस्क होती तो यही आंसर mg प्लस, और इसकी जगह पे कितना होता, t इंटू 2 पाई r होता, तब 2, ये 2 ना लेते। जानते हैं क्यों, क्योंकि इसको सिर्फ कहां से खींचा जाता, कहां से, बाहर वाले से, इस बार अंदर वाले से भी खींचा जा रहा है रिंग अगर होगी, तो इसलिए यहां पे 2 होता है। हाँ ये रिंग है ना, हाँ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो सरफेस टेंशन की एक और खासियत होती है, सरफेस टेंशन हमेशा इंटरफेस पे होता है। इंटरफेस मतलब समझ रहे हैं, ऊपर क्या है एयर और नीचे क्या है, अगर सिर्फ अच्छा लिक्विड लिक्विड के अंदर है, यहां पे थोड़ी होगा सरफेस टेंशन, सेम लिक्विड के बीच में अंदर थोड़ी होता है, सरफेस टेंशन कहां पे होता है, सरफेस पे। तो हमेशा सरफेस टेंशन कहां पे होता है, इंटरफेस पे। तो अगर आप देखोगे रिंग का क्या है, रिंग के इधर भी क्या है एयर, और रिंग के अंदर भी क्या है एयर, इसलिए 2 लग रहा है। और जब डिस्क होती है तब का सिर्फ कहां पे होता है, बाहर होता है, इसलिए 1 होता है उसमें। समझ गए ना, गजब का ये यही गलती होती है हमसे सरफेस टेंशन। कर लो इसको, अब फील आया वो क्यों मैंने कराया था वहां से इस तरफ, ठीक, क्या हुआ। एक वैरायटी का फिर 3-4 क्वेश्चन करा देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है आगे।
कराता हूं, क्या दिक्कत है, हैं? कराऊं? चलो, ये वाला बता दो क्वेश्चन। ये वाला बताओ। जाहिर सी बात है, उसी मटेरियल की पिन अगर तैर सकती है तो उसी मटेरियल की बॉल क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। समझ आ रही ना बात? ए needle placed carefully on the surface, carefully on the surface of water may float, हो सकता है फ्लोट कर जाए क्योंकि सरफेस टेंशन होता है। Whereas the ball of the same material will always sink, तो वो क्या कर जाएगी, बॉल होगी तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। द बायंसी ऑफ है, हाँ, सरफेस टेंशन उसको नहीं रोक पाएगा ना। समझ आ रही ना बात? हाँ, वही चीज तो मैं समझाया था, पहली बात जो बताया था, निडल को अगर वर्टिकल रखोगे तो सिंक कर जाएगी, लेकिन हॉरिजेंटल रखोगे तो रुक जाएगी, वही निडल है। समझ? रीजन क्या है, वो क्या कर देगी, होल कर देगी। तो ऐसे ही बॉल का नेचर कहीं ना कहीं किधर की तरफ है, निडल की, वर्टिकल की तरफ है कि नहीं? हाँ, एरिया कम है तो ये क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो ये बात क्या है, कहीं ना कहीं सही है। अब बायंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन बोथ मटेरियल, ये बात गलत है। बायंसी फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ये लिखाया था। तो ये बात क्या है, गलत है, और ये सही है। तो कौन सा सही है? ठीक है, लिख लो लिख लो। है, करा दूं मैं? ठीक है, मैं करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक कॉन्सेप्ट और देखो, नेक्स्ट। ठीक है, देखो, इसको देखिएगा। ये भी दो चीजें होती है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे किसके लिए, दो चीज होती है, एक ड्रॉप होता है और एक बबल होता है। क्या होता है, बबल होता है। तो सबसे पहले ड्रॉप्स के ऊपर देखते हैं, किसके ऊपर देखते हैं, ड्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, ध्यान से सुनना। सरफेस टेंशन के दो फार्मूले पढ़ाया। एक टेंशन का फार्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और एक फार्मूला टेंशन का क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। समझ आ रही ना बात? ये होता है फार्मूला। तो अब आप देखिए, इस फार्मूले का यूज हम करने जा रहे हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया वाले का। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू एरिया। समझ आ रही ना बात? तो एक वेराइटी इस पे बहुत ही फेमस सी आती है कि एक बड़ी ड्रॉप है, उसको तोड़ करके कई छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें कई छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके बाद पूछता है कितना एनर्जी रिलीज होगी या कितना एनर्जी एब्जॉर्व होगी, इस पे क्वेश्चन होता है। समझ आ रहे? तो सबसे पहले इसको करने से पहले, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए इसी केस को करते हैं, एक बड़े ड्रॉप को जिसकी रेडियस कितना है, कैपिटल आर, इसको तोड़ करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटी ड्रॉप में जिसकी रेडियस कितना है, स्मॉल आर, जिसकी रेडियस कितना है, स्मॉल आर। कैपिटल आर से तोड़ करके किस में कन्वर्ट किए, स्मॉल आर। अब इसमें पूछता है कितना एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्व होगी, ये चीज पूछता है। तो मैं वो आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा, एनर्जी रिलीज इसलिए होगी या एब्जॉर्व इसलिए होगी क्योंकि इसका एरिया अलग है और इसका एरिया अलग है। तोड़ने पे उसका एरिया क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एरिया चेंज होने की वजह से अगर एरिया चेंज होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और वही एनर्जी पूछता है, चेंज। समझ आए? तो एक चीज आप समझिए, यहां पे टेंशन इनटू चेंज इन क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी। समझ आए? और एरिया को आप क्या लिख सकते हो, टी ए फाइनल माइनस ए इनिशियल ना। अच्छा, ए फाइनल और ए इनिशियल आप बड़ी आसानी से ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, यहां पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये ड्रॉप का क्वेश्चन है, किसका है, ड्रॉप का। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं,
अगर यही सेम क्वेश्चन बबल के लिए होता, किसके लिए होता? बबल। बबल में क्या है, मान लेते हैं एक छोटी बबल है, उसकी साइज चेंज करके क्या कर दिया, बड़ी साइज कर दिया। तो बड़ी साइज करने के बाद एरिया चेंज हुआ कि नहीं? एरिया चेंज हुआ तो एनर्जी चेंज हुई कि नहीं? तो एनर्जी चेंज पूछेगा तो इस फार्मूले से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप में अंदर की सरफेस कैसी है, भरी हुई, सिर्फ एयर कांटेक्ट में किसके है, बाहर वाले। तो यहां पे एक ही टी इंटू एरिया होता है। लेकिन जब किसकी बात करेंगे, बबल की बात करेंगे, तो उसके अंदर भी एयर होती है, और तो सरफेस टेंशन कितना होता है, 2 लेयर होती है, तो यहां पे 2 आ जाता। बस यही फर्क होता है, जैसे डिस्क और रिंग में फर्क था। क्लियर रहेगा ना? तो यहां तक हो गया। अब ए फाइनल, ए इनिशियल निकालना आपका टास्क है। तो सबसे पहले चीज यहां पे आप समझिएगा, ए फाइनल कैसे निकलेगा, ये बात आपको पता है, इसकी रेडियस कितना है, आर है। तो सबसे पहले इसका एरिया जो होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इतना होगा। अच्छा, ये कितनी ड्रॉप है, एक ड्रॉप का एरिया है ना, सरफेस एरिया एक ड्रॉप का है। ऐसी कितने सरफेस, ऐसे कितनी ड्रॉप है, एन, तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? स्फीयर का सरफेस एरिया, बॉल कैसी होगी, स्फेरिकल, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अच्छा, इसका कितना होगा एरिया, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझ आ रही? अच्छा, इन दोनों का एरिया अलग अलग होगा, लेकिन एक चीज है जो सेम होगी, इन दोनों का वॉल्यूम। क्या चीज सेम होगा, वॉल्यूम। तो अगर इसको V1 मानते हो और इसको क्या मानते हो, V2 मानते हो, इस वाले का, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितने के बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और यहां पे क्या हो जाएगा, इनटू एन ड्रॉप्स। ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम है, एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, यहां पे 4/3 पाई, 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहां से आप देखो, यहां से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, एन कितने के बराबर हो जाएगा, आर क्यूब बाई स्मॉल आर क्यूब, यहां पे रख सकते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा, इस वाले का एरिया आ जाए। तो ये वाला क्या कहलाएगा, एरिया कौन सा है, इनिशियल, और ये वाला कौन सा है, फाइनल। अब यहां से एरिया निकालने के बाद जब यहां पे आप रख दोगे, आपको चेंज इन एनर्जी निकल आएगी। समझ आ रही? इसको कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ये 2 इक्वेशन का यूज आप सीख लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, टी, और ए फाइनल कितने के बराबर है, 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा, ए इनिशियल, 4 पाई कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन होगा, टी इंटू 4 पाई, और यहां पे क्या हो जाएगा, एन आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, तो कॉमन हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला। समझ आ रही ना? आप इसको क्या कह सकते हो, एन आर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। लिख चुके हैं आप, हैं? हो गया। चलो, एक चीज आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, यहां से n की वैल्यू पुट करो, तो क्या हो जाएगा, t इंटू 4 पाई, और यहां पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे, n की जगह पे कितना हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई स्मॉल आर क्यूब, और यहां पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल R2 से, एक आर बच जाएगा ना। अच्छा, एक आर बचने के बाद एक काम करता हूं मैं, आर क्यूब भी कॉमन ले लेता हूं, कैपिटल आर क्यूब कॉमन ले लेता हूं, टी इंटू कितना हो जाएगा, 4 पाई, आर क्यूब कॉमन लीजिए,
आर क्यूब, क्या बचेगा यहाँ पे 1/r, और यहां पे क्या बचेगा डिवाइड में आर क्यूब, अगर आर क्यूब कॉमन लिया है तो डिवाइड में आर क्यूब आएगा, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर से एक कट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 1/r, यही होगा ना। अच्छा ये चेंज इन क्या है, एनर्जी है। अच्छा एक चीज मुझे दिखने लगी है यहाँ पे, अगर मैं 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूं, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, वॉल्यूम किसका, बिगर ड्रॉप का, तो ये कितना हो जाएगा 3v हो जाएगा ना, और यहां पे कितना हो जाएगा 1/r माइनस 1/R। ये क्वेश्चन एक साल पूछा हुआ है नीट में, समझ आ रही ना, फार्मूला आप यही याद रखोगे, यहां से आप बदल लोगे, समझ, एन की वैल्यू तो आप यहां से जान ही गए हो ना कितने के बराबर, एन की वैल्यू जानने के बाद यहां पे एन की वैल्यू पुट कर दो एन की जगह पे, फिर आर क्यूब कॉमन कर लो, फिर सॉल्व कर लो, समझ गए ना। इसको लिखो, फिर एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं। हो गया ना ये चीज, आपको ये फार्मूला याद नहीं रखना है, याद कौन सा रखना है, ये वाला, इससे ला करके मैंने दिखा दिया है कैसे ये आएगा, समझ आ रही ना। अब देखो एक मिनट, एक बात सुनो मेरी, और इसको स्टार मार करके लिख लीजिएगा, जब बिगर ड्रॉप स्मॉलर ड्रॉप में टूटे, याद रखने का भी तरीका बताऊंगा, और ध्यान से सुनना। एक चीज आपको पता है, जब बिगर ड्रॉप स्मॉलर ड्रॉप में टूटती है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपने कैटेलिस्ट में पढ़ा होगा, जब एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन जिसमें पढ़ते हो आप, एड्जॉर्बेंट ये सब पढ़ते हो ना, सरफेस केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, अगर एरिया छोटा, अगर एरिया मतलब तोड़ देते हो किसी चीज को, तो उसी चीज का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और अगर ना यकीन हो, यहाँ पे एन की वैल्यू उठा करके यहां से रखना और सॉल्व करना, तो इससे ज्यादा एरिया आएगा, समझ आ रही ना बात। एक मिनट सुन लो, इंपॉर्टेंट बात है, अभी नहीं तो बिखर जाएगी, तो फिर याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। तो अगर बड़ी ड्रॉपलेट को आप छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर एरिया बढ़ जाता है तो एरिया यहां पे कौन सा है, ये कौन सा है एरिया है, फाइनल, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा, फाइनल एरिया ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव, और एनर्जी पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है, रिलीज या एब्जॉर्व, एब्जॉर्व हुई है, एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्व। अब ध्यान से सुनो, एक मिनट रुक जाओ यार, पहले सुन लो, बड़ी ड्रॉप किस में, छोटी, छोटी में, तो बड़ी ड्रॉपलेट जब छोटी में टूटेगी तो एरिया, देखो ये जो चेंज इन एनर्जी है ना, चेंज इन एनर्जी क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा एरिया फाइनल से फाइनल एनर्जी, और एरिया इनिशियल से इनिशियल एनर्जी, तो एरिया फाइनल वाला क्या हो गया, बढ़ गया, तो फाइनल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर फाइनल एनर्जी बढ़ गई है तो फाइनल एनर्जी बढ़ी कहां से, फाइनल एनर्जी बढ़ी कहां से, बढ़ने का एक ही तरीका है कि हमने दिया होगा, हमने दिया होगा तो इसने क्या किया है, एब्जॉर्व, अगर इसने एब्जॉर्व किया है तो इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्व करना, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्व करना। अच्छा अगर छोटी ड्रॉपलेट से बड़ी ड्रॉपलेट बनती तो एरिया क्या हो जाता, ये बढ़ रहा था ना, एरिया क्या हो जाता, कम, एरिया कम हो जाता तो एनर्जी पहले ज्यादा थी। अच्छा एरिया कम होना मतलब एनर्जी कम होना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया है। अगर छोटी ड्रॉपलेट मिलके बड़ी बनाती हैं तो बड़ी का एरिया क्या होता है, कम हो जाता है, तो बड़ी का एरिया कम हो जाएगा, इसका मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो पहले एनर्जी क्या थी, ज्यादा, अब एनर्जी क्या हो गई, कम, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब एक बात बताना, एब्जॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर ज्यादा होगा या रिलीज के केस में, है एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगी तब टेम्परेचर ज्यादा होगा या रिलीज होगा, मतलब जब एनर्जी रिलीज करेगा तब ज्यादा होगा, इसका मतलब
आसपास इसके सराउंडिंग में, एब्जॉर्ब करेगा तो नहीं। आपको याद रखने का मैं तरीका बताऊं, कभी बाल कटाने वाले के पास गए होगे, बाल कटाने वाला जब स्प्रे मारता है ना तो आपको ठंडा फील होता है। पानी जो है नॉर्मली जो अभी आप गर्मी के सीजन में कटाने जाइए, लेकिन अचानक ऐसे मार दे तो ऐसे हो जाओगे आप ना, होता है ना। ये रीजन क्या है जानते हो? क्योंकि पानी ठंडा होने का रीजन क्या है, जब बड़ी ड्रॉपलेट छोटे में टूटती है ना तो उसका टेम्परेचर घट जाता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता। तो यहां स्प्रे से याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा, अगर बड़ी ड्रॉपलेट छोटे में टूटेगी तो टेम्परेचर घट जाता है, और अगर छोटी ड्रॉपलेट मिलके बड़ी ड्रॉपलेट बनाएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एक बार तीनों बातें मतलब रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर बड़ी ड्रॉपलेट छोटी में टूटती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। अच्छा, टेम्परेचर कम हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब? एब्जॉर्ब होगा। छोटे में टूटा है ना तो छोटे का एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा। एरिया ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा, तो पहले से अगर एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और अगर छोटी ड्रॉपलेट बड़ी ड्रॉपलेट बनाती है तो एरिया क्या हो जाता है, कम, एनर्जी क्या हो जाती है, कम, एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और जब रिलीज होती है तो उस वक्त टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको ठीक है, लिख लीजिए। व्हेन बिगर ड्रॉप, मैं लिख दूं क्या, व्हेन बिगर ड्रॉप, व्हेन बिगर ड्रॉप breaks into smaller drop, स्मॉलर ड्रॉप्स, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। और एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, जब टेम्परेचर, एरिया बढ़ गया है, एरिया बढ़ने पे क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है तो इसका मतलब एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। ठीक है। और जब ऐसे पिक्चर से लिखने में टाइम लग रहा है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट जब मिलके बनती है तो क्या बनाती है, बिगर ड्रॉप, कैपिटल आर, और इसकी रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीजेस। एरिया क्या करता है, एरिया डिक्रीज करता है, तो एनर्जी भी क्या करेगी, एनर्जी भी क्या करती है, डिक्रीज। और एनर्जी जब डिक्रीज करेगी तो एनर्जी क्या होगी, पहले ज्यादा थी अब क्या होगी, कम। तो एनर्जी क्या करेगी इस केस में, रिलीज होगी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बस इतनी बात लिख, समझ आ रही ना? ठीक है, छोड़ देता हूं मैं, क्लियर रहेगा ना? ठीक, बाकी इससे आगे कल देखेंगे क्वेश्चन इसके। ठीक है, अरे एक मिनट रुक जाओ, इसका क्वेश्चन पूरा कर दूं। ये जो आया हुआ है, ये क्वेश्चन तो देख लो। हाँ तो आंसर खाली देखना है इसका, बस यही देखो, बस आप सही गलत बता के जाइए। इसमें अगर माइनस ही लगा देता मैं, एनर्जी सेम हो जाता। एक एक काम करना था ना इनको, और ऑप्शन थोड़ा सा डरावना हो सकता था। अगर यहाँ पे मैं आपको पूरा सिखा के जाऊंगा, 3 VT करता, और यहाँ पे 1/कैपिटल R करता, और यहाँ पे 1 - करता, और लिखता रिलीज्ड। हाँ, अब आप फंसते इसमें और इसमें सोचते। समझ आ रही ना? है तो वही ऑप्शन, सही कौन सा होगा? अच्छा ये बताओ, ये छोटी रेडियस है तो ये क्या होगा, बड़ा। तो मतलब क्या हो रहा है, बड़े से किसमें, छोटे में जा, जब छोटे में जाता है तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। एनर्जी क्या होती है, नहीं यार,
ए सर्टेन नंबर ऑफ रेडियस जुड़ रहा है ना, तो जुड़ करके क्या बना रही है, बड़ी ड्रॉपलेट, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। अब एनर्जी रिलीज होगी तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो दो ऑप्शन में से अच्छा रिलीज के टाइम पहले एनर्जी क्या है, ज्यादा, फिर क्या हो रही है, कम। पहले एनर्जी क्या है, ज्यादा, फिर क्या हो रही, कम। अब ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, रिलीज वर्ड बोल दिया है, तो रिलीज मतलब माइनस होता है ना, तो माइनस उसने क्या कर दिया, खत्म। अब आपकी इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कैसा आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो प्लस किससे आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे नहीं। अरे ये छोटा है तो ये बड़ा आएगा, तो कैसा आएगा इससे आंसर, प्लस। और ये वाला कैसा आ देगा, माइनस, तो फिर रिलीज लिखने का कोई मतलब नहीं बना। नहीं समझ आई बात, क्लियर रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना। वही इक्वेशन है, इसको कर लीजिए, ठीक है, फोटो ले लीजिए, बाकी मिलेंगे कल, थैंक यू।